बच्चों, आज हम लोग सेल्फ इंडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए सेल्फ इंडक्शन। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि किसी कॉइल के सेल्फ फ्लक्स के बदलने की वजह से उसी कॉइल में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होना, उसे हम लोग बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। मतलब क्या, अगर एक कॉइल है और उस कॉइल में जो एसोसिएटेड उसके एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो अगर उस कॉइल का अपना मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा है तो उसके एरिया के साथ जो लिंक्ड फ्लक्स है वो भी टाइम के साथ बदल रहा होगा। वो अगर फ्लक्स टाइम के साथ बदल रहा है तो किसी कॉइल का सेल्फ फ्लक्स अगर टाइम के साथ बदल रहा है तो फैराडे लॉ कहता है कि अगर फ्लक्स टाइम के साथ बदल रहा है तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, राइट। अब उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी होगी या उस इंड्यूस्ड करंट का सेंस ऐसा होगा ताकि वो फ्लक्स के बदलने का अपोज करे। ये बात कौन करता है? लेंज लॉ। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी होगी ताकि फ्लक्स के बढ़ने का अपोज हो। अगर फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी होगी ताकि फ्लक्स के घटने का अपोज हो, राइट। तो जरा समझते हैं। यहां पर अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए ये एक कॉइल है, ध्यान समझना, और इसके अंदर इसमें मान लीजिए जो करंट है ऐसे, ये करंट मान लीजिए क्लॉकवाइज, और ये करंट टाइम का फंक्शन है। कैसा? टाइम का फंक्शन। और मैं कह दूं ये करंट टाइम के साथ लगातार बढ़ रही है। तो अगर बताओ ये करंट टाइम के साथ बढ़ रही है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे? राइट हैंड पाम रूल। तो अंगूठा करंट पॉइंट, फिंगर हमारी उस पॉइंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हथेली। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है बेटा। तो बताओ यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो टाइम का फंक्शन आ रहा है, और अगर ये करंट बढ़ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो अंदर की तरफ जो फ्लक्स होगा वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। अब फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो फ्लक्स बदल रहा है तो पक्का इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, पक्का इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी होगी ताकि इस अंदर की तरफ बढ़ने वाले फ्लक्स का अपोज हो। तो बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी होगी ताकि फ्लक्स के अंदर बढ़ने का अपोज हो। यानी बताओ जो इंड्यूस्ड करंट आना चाहेगा वो बताइए बाहर की तरफ फ्लक्स बनाएगा, और बाहर की तरफ बताओ मैग्नेटिक फील्ड तभी बनेगा जब करंट कैसा हो? एंटी क्लॉक। तो बताओ यहां जो पोलैरिटी डेवलप होगी ये प्लस और ये माइनस, ये होगा हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। बढ़िया समझ लीजिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी हमने कैसे डिसाइड कर ली? प्लस माइनस। बताइए हमने क्या कहा कि भाई इसका जो फ्लक्स है वो अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो बताओ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो फ्लक्स बाहर की तरफ बनाएगा। यानी इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉक होनी चाहिए ताकि फ्लक्स बाहर की तरफ बने और वो अंदर बढ़ने वाले फ्लक्स का क्या करे? अपोज करे। तो ये बताओ बेटा हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर हम आपसे कहें इसकी क्या वैल्यू होगी तो वो भी अभी समझा दें, लेकिन पहले एक बात समझ लो। मान लो हम तुमसे कहते हैं इस कॉइल में करंट मान लो ऐसे था, और ये करंट टाइम के साथ, ये करंट मान लो, या एक काम करें एंटी क्लॉक करंट ले, सॉरी क्लॉक वाइज करंट ले लें जैसा कि वहां लिया था, और ये करंट टाइम के साथ घट रहा है। अगर करंट घट रहा है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ घट रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर घट रहा है तो बताओ फ्लक्स भी घटेगा, और अंदर की तरफ फ्लक्स अगर घट रहा है तो लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसी पोलैरिटी लाएगा कि अंदर की तरफ घटने वाले फ्लक्स का अपोज हो, घटने का अपोज हो। तो बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ अंदर की तरफ ही तो फ्लक्स बनाएगा, और अंदर की तरफ फ्लक्स बनाने के लिए इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो ये बताओ माइनस ये प्लस, और ये होगा हमारा ई इंड्यूस्ड। यानी बताओ ये पोलैरिटी हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं? क्लियर है? क्योंकि बताओ इस करंट का, इसकी जो सेल्फ करंट है इसका बताइए मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है और वो अंदर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेगा हम अंदर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे ताकि फ्लक्स के घटने का अपोज हो। तो ये खुद में बताओ एक इंड्यूस्ड करंट ऐसे डेवलप करेगा क्लॉकवाइज ताकि इसका मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ आए और अंदर की तरफ घटने वाले फ्लक्स का क्या करे? अपोज करे, यानी फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, राइट। तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो कोई तुमसे कहे सेल्फ इंडक्शन क्या चीज है, तो आप कहोगे किसी कॉइल के सेल्फ करंट की वजह से सेल्फ फ्लक्स उसी के सेल्फ एरिया के साथ
फंसने वाला जो सेल्फ फ्लक्स है अगर वो टाइम के साथ घट या बढ़ रहा है तो उस कॉइल में डेवलप हो जाएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी कौन डिसाइड करेगा? वो लेंज लॉ डिसाइड करेगा। कैसे करेगा वो मैंने बता दिया। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो लेंज लॉ कहता है कि ऐसी पोलैरिटी होगी ताकि फ्लक्स के बढ़ने का अपोज हो। अगर फ्लक्स घट रहा है तो लेंज लॉ कहता है कि ऐसी पोलैरिटी होगी ताकि फ्लक्स के घटने का अपोज हो। अब देखो बेटा, तो मैं तुम्हें यहां पे बताऊं, पहले तो फाई, कभी भी हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालने को कहा जाए तो हम आपको पहले बता दें फाई सेल्फ जो होता है वो एल आई होता है। फाई सेल्फ इक्वल टू एल आई। अच्छा फाई सेल्फ बताओ, इस कॉइल के साथ सेल्फ फ्लक्स कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया बराबर एल आई, फाई सेल्फ इक्वल टू एल आई। तो यहां से हम चाहें तो एल निकाल सकते हैं इस लूप का, एक करंट कैरिंग लूप का। अगर हम आपसे कहें सेल्फ फ्लक्स वो सेल्फ इंडक्टेंस निकालिए तो ये जो एल है, या एक काम करें इसको भी ऐसे ही छोड़ दो, फाई सेल्फ इक्वल टू एल आई, और ये जो एल है और ये आई हमारा सेल्फ करंट है जो कि टाइम डिपेंडेंट करंट। एल को बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस और इसका यूनिट होता है बेटा हेनरी इसका यूनिट है। फाई सेल्फ इक्वल टू एल आई। अब देखिए जरा, अगर हम आपसे कहें ई इंड्यूस्ड यानी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो ये होगा माइनस डी फाई बाई डी टी, और ये फाई कौन सा? सेल्फ, डी फाई बाई डी टी, तो माइनस डी फाई बाई डी टी किसका? एल आई का। तो ध्यान दो, ई इंड्यूस्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल कांस्टेंट है और ये बन गया डी आई बाई डी टी। तो कभी भी हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना हो या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना हो, तरीका देखो, सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का तरीका सेल्फ फ्लक्स को कंपेयर कर दो किसके साथ? एल आई के साथ। तो वहां से जो एल आएगा वो ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट होगा, ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट। वहां से जो एल निकल के आएगा वो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होगा, हेनरी यूनिट होगी। और इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी, और ये बताओ हमने ई इंड्यूस्ड बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी से लिखा, राइट। तो ये हमारा बेटा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट करिए फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। और ये जो एल है, ये एल जो है ये ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट हमसे वो ऑब्जेक्टिव में सेल्फ इंडक्टेंस ही पूछ सकते हैं, राइट। तभी हम निकाल के दिखाते हैं सब। और कभी भी हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना हो, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वो होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, राइट। रफ कर दें। अब देखिए जरा, अब देखिए भाई, अगर हम बात करें आपसे तो बताओ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब उस कॉइल की सेल्फ करंट टाइम के साथ बदल रही हो, तभी उस कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स टाइम के साथ बदलेगा, तभी उस कॉइल के साथ डेवलप होगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी होगी वो डिसाइड करेगा लेंज लॉ। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी होगी ताकि फ्लक्स के बढ़ने का अपोज हो। अगर फ्लक्स घट रहा है तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी होगी ताकि फ्लक्स के घटने का अपोज हो। कुल मिला के सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस्ड करंट हमेशा फ्लक्स के बदलने का अपोज करेगा। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने का अपोज, और अगर फ्लक्स घट रहा है तो
घटने का पोज। मैं तुमसे कहूं कि मान लो ये कोई इंडक्टर है ऐसे, और इसका इंडक्टेंस है मान लीजिए 4 मिली हेनरी, 4 मिली हेनरी, और इसमें जो करंट जा रहा है आई, वो करंट टाइम के साथ बढ़ रहा है। अच्छा, तो अगर करंट टाइम के साथ बढ़ रहा है तो जो डी आई बाई डी टी होगा, पता है बेटा, वो पॉजिटिव नंबर होगा प्लस का, और मान लो ये है 1000 एम्पियर पर सेकेंड। यानी इस इंडक्टर को जब हमने देखा तो उसमें जाने वाली करंट पर सेकेंड 1000 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रही है। तो ये करंट बताओ वेरिएबल है, और वेरिएबल करंट है तो इसमें आएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो भाई, जैसे इसमें करंट जाएगा तो इसके एरिया के साथ ये जो सेल फ्लक्स है फाई सेल, ये बताओ टाइम के साथ बदल रहा होगा, वेरिएबल होगा। और टाइम के साथ अगर ये फ्लक्स बदलेगा, ये बताओ सेल फ्लक्स क्या होगा, एल आई, और ये आई हमारा टाइम डिपेंडेंट है, तो ये हमारा सेल फ्लक्स होगा। और अगर ये सेल फ्लक्स बढ़ रहा है, बदल रहा है, तो ये बताओ अपने आप में एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेगा। और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी होगी, देखो वो कैसे डिसाइड होगी, ई इंड्यूस्ड बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, और हम यहाँ पे डी आई बाई डी टी को रखा करेंगे विद साइन, डी आई बाई डी टी को विद साइन रखेंगे, अच्छे समझ लीजिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया माइनस एल हो गया 4 मिली हेनरी, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और डी आई बाई डी टी हो गया देखो 10 की पावर 3। तो ये बताओ ई इंड्यूस्ड हो गया बेटा माइनस 4 वोल्ट, माइनस 4 वोल्ट। और अगर ये माइनस 4 वोल्ट, इसका मतलब है 4 वोल्ट की बैटरी, और माइनस का मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप। तो ये बताओ करंट जिधर जा रही है इधर ऐसे बैटरी बनेगा, प्लस से माइनस 4 वोल्ट का ड्रॉप करेगा। ये हमारा माइनस 4 वोल्ट का मतलब है, माइनस का मतलब है 4 वोल्ट का ड्रॉप, और ये 4 वोल्ट ईएमएफ, ये हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। यानी ये इंडक्टर एक ऐसी बैटरी डेवलप करेगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेगा। नोट करिए, मान लो हम आपसे ऐसे बोले ये इंडक्टर ऐसे है, और इसमें जो करंट जा रही है वो टाइम के साथ कम हो रही है, तो बताओ अगर करंट टाइम के साथ घट रही है तो जो डी आई बाई डी टी होगा वो नेगेटिव नंबर होगा, और ये मान लो 2000 एम्पियर पर सेकेंड, इस रेट से करंट डिक्रीज कर रहा है। तो बताइए इस कॉइल के एरिया के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड हो रहा होगा यहाँ पे, वो फ्लक्स भी टाइम के साथ बदल रहा होगा, और वो फ्लक्स टाइम के साथ अगर बदलेगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी को रखेंगे विद साइन, तो माइनस। अच्छा, इसकी जो इंडक्टेंस है वो 8 मिली हेनरी कही गई है, 8 मिली हेनरी। तो देखो एल की जगह रखेंगे 8 मिली हेनरी 10 की पावर माइनस 3, और डी आई बाई डी टी रखेंगे माइनस 2000, तो 10 की पावर 3 तो चला गया, तो ये आ गया प्लस का 16 वोल्ट। प्लस का मतलब है ये पोटेंशियल का रेज करेगा, कितने वोल्ट का रेज करेगा, 16 वोल्ट का रेज करेगा। तो हम इसकी जगह एक बैटरी मान सकते हैं ऐसे, ये माइनस ये प्लस, और ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ 16 वोल्ट। यानी ये इंडक्टर एक ऐसी बैटरी बनकर के आएगा, और ये इसका होगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी मैं तुमको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमें कभी भी किसी भी कॉइल में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो आप माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख दीजिए, और डी आई बाई डी टी को विद साइन रख दीजिए। और डी आई बाई डी टी विद साइन कैसे, अगर करंट बढ़ रहा है तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा, और करंट घट रहा है तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव होगा। और जब हम डी आई बाई डी टी को विद साइन रखे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर माइनस का आ गया, इसका मतलब ये पोटेंशियल का ड्रॉप करेगा, तो पोलैरिटी होगी प्लस से माइनस। और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्लस का आ गया, इसका मतलब ये पोटेंशियल का रेज करेगा, पोटेंशियल को बढ़ाएगा, तो पोलैरिटी होगी माइनस से प्लस। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालना सीखेंगे पहले, तो हेडिंग डालिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लूप।
देखिए हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना सीख गए। क्या कैसे करेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ? माइनस एल डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी को रखेंगे विद साइन, हमें अपने आप पोलैरिटी मिल जाएगी। अगर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस आ रहा है तो ये पोटेंशियल का ड्रॉप करेगा, पोलैरिटी प्लस से माइनस होगी। और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर प्लस आ रहा है तो ये पोटेंशियल का रेज करेगा, पोलैरिटी माइनस से प्लस होगी। अब देखिए तो हेडिंग डालिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लूप, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लूप। हम एक लूप का सेल्फ इंडक्टेंस निकालने, यानी एक लूप अपने आप में एक इंडक्टर होता है, हम उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, ये एक लूप है, इसकी रेडियस है आर, हमसे कह रहे हैं इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालिए। तो तरीका देखो, समझो पहले अच्छे से क्या है। कभी भी सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो आप सबसे पहले निकालो इसका सेल्फ फ्लक्स, और सेल्फ फ्लक्स का मतलब होता है कि इसके एरिया के साथ इसी के मैग्नेटिक फील्ड का लिंकेज, तो हमें मिल जाएगा सेल्फ फ्लक्स। तो बताओ बेटा, फाई सेल्फ को इक्वेट कर दो किससे? एल आई से। तो हम बताओ पहले क्या करेंगे, इसमें एक करंट एज्यूम करेंगे, हमने इसमें करंट माना आई, और ये आई करंट टाइम डिपेंडेंट करंट है, वेरिएबल करंट है, ये हमने एज्यूम कर लिया, इस करंट को एज्यूम किया। तो बताओ इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होगा, तो बताओ जरा इसका एरिया में मैग्नेटिक फील्ड अंदर फंस रहा है, तो पहले हम इसका सेल्फ फ्लक्स बनाएं। तो सेल्फ फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और ये बराबर एल आई। तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ इसके पूरे एरिया में, हम ये मानना कि ये आर इतना छोटा है कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही मैग्नेटिक फील्ड हम पूरे एरिया में यूनिफॉर्म मान रहे हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल लूप है, इसका साइज इतना छोटा है कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वही मैग्नेटिक फील्ड हम पूरे एरिया में मान रहे हैं। तो बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग लूप के म्यू नॉट बाय 4 पाई, याद करो आई बाई आर इंटू बीटा, और बीटा की जगह 2 पाई एंगल, और बताओ एरिया कितना इसका लूप का? पाई आर स्क्वायर, और ये बताओ इक्वेट कर दो एल आई से। तो जो आई तुमने माना था वो अपने आप क्या हो गया, देखो कैंसिल, तो जो एल बचेगा वो अपने आप सेल्फ इंडक्टेंस। तो 2 पाई से 4 पाई गया, तो म्यू नॉट बाई टू आर से आर कट गया, तो पाई आर, देख लीजिए म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, और ये आ गया हमारा एल, ये आ गया सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस एक लूप का है, और देखो गौर से, म्यू नॉट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ये किस पे डिपेंडेंट कर है? आर पर। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है, तभी मैंने बोला था सेल्फ इंडक्टेंस एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट, ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा कि उस लूप का क्या साइज है, क्या रेडियस है। और अगर बताओ यही लूप की वजह इफ ए कॉइल हो जाए हैविंग n टन्स, टोटल टन कितने बेटा? n टन्स। तो अगर लूप की जगह एक कॉइल हो जाए जिसमें n टन्स है, तो बताओ जरा, ये एक लूप था, ये दूसरा लूप है, ये तीसरा लूप है, ऐसे बेटा n लूप्स हैं। तो हम बताओ सब में I करंट एज्यूम करेंगे और इसके पूरे एरिया के साथ लिंक्ड फ्लक्स निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, अब जो लिखा जाएगा फाई सेल्फ बता क्या होगा, वो एल आई से इक्वेट करेंगे। लेकिन अब ये सेल्फ फ्लक्स एक लूप के साथ है v इंटू ए, तो n लूप के साथ n बी ए बराबर एल आई होगा। सब कुछ वही चलेगा, बस यहां देखो v ए था, अब n फैक्टर आ जाएगा, तो सब कुछ वही रहेगा, यही वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, सब कुछ वही आएगा, यहाँ n फैक्टर आ जाएगा। तो बताओ I कट जाएगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2
पाई आर और कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो n बाहर ये मल्टीप्लाई में आ गया, ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। सब कुछ वही है, केवल n फैक्टर आएगा, नोट करो। तो बहुत आराम समझिए कि सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है। हम पहले सेल्फ फ्लक्स बनाएंगे और सेल्फ फ्लक्स को इक्वेट करेंगे किसके साथ, Li के साथ। अब सवाल आता है सेल्फ फ्लक्स कैसे बनाया जाए। तो सेल्फ फ्लक्स के लिए हम उसी कॉइल में करंट मानेंगे, आई करंट मानेंगे, और उसी के एरिया के साथ उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका लिंकेज करेंगे। वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया हमारे उस कॉइल का सेल्फ फ्लक्स बनेगा, और उस सेल्फ फ्लक्स को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, Li के साथ। तो वहां से I कैंसिल हो जाएगा और जो L बचेगा ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट, वो हमारे उस लूप का, उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाएगा। राइट, हेडिंग डालिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए स्क्वायर लूप। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए स्क्वायर लूप। हेडिंग डालें सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए स्क्वायर लूप। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए स्क्वायर लूप। एक स्क्वायर लूप का हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालने जा रहे हैं, पहले समझ लें। मालूम आपसे कहें हमारे पास एक स्क्वायर है ऐसे, और इस स्क्वायर में साइड लेंथ इसका ए साइड लेंथ है स्क्वायर का, ए साइड लेंथ है, ठीक है। हमें इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना, तो देखो तरीका क्या होगा। ये एक स्क्वायर लूप है, सिंगल लूप है। अगर एन लूप्स होते तो एन का मल्टीप्लाई हो जाता। सेल्फ फ्लक्स होगा हमारा बी इंटू एरिया, और अगर एन लूप्स होते तो एन बी ए हो जाता। राइट, सबसे पहले समझें हम इसका सेल्फ फ्लक्स कैसे बनाएं। तो इसमें एक करंट हमने एज्यूम कर ली, मान लो आई ऐसे, और इस करंट की वजह से हम इसी के एरिया के साथ लिंक्ड फ्लक्स निकालेंगे। तो इसके एरिया के लिए पहले हम इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये बताओ ए है, तो ये A/2, और ये ए इतना छोटा है कि हम इसके पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मान लेंगे, और उतनी मान लेंगे जितनी कहां पे है, सेंटर पे। तो बताओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R0 हो गया A/2। ये बताओ अपर एक्सट्रीम का एंगल, ये एंगल बताओ क्या π/4 होगा। बताओ बेटा ये लोअर एक्सट्रीम का एंगल, क्या ये एंगल भी π/4 होगा। यस। तो बताइए जरा आप हमको, फाई सेल्फ इक्वेट होगा Li से। अब फाई सेल्फ बताओ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का इनटू एरिया। अब बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड एक वायर का, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, इसका भी इनवर्ट, इसका भी इनवर्ट, तो ये एक का है। ऐसे कितने वायर हैं, तो आप कह रहे हैं 4 वायर हैं, तो 4 टाइम्स कर दिया इनटू एरिया बराबर Li। बढ़िया समझ लीजिए। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा नेट, बताओ वो 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1, ये होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर की वजह से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर, वो बताओ 4 टाइम्स कर दो, क्योंकि इस वायर की वजह से इनवर्ट, इसकी वजह से इनवर्ट, इसकी वजह से इनवर्ट, इसकी वजह से इनवर्ट, चारों की वजह से इनवर्ट है, ऐड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 4। तो देखो भाई 4 टाइम्स। बताओ एक वायर, आपको मैंने सिखाया था, एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, R0 दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अपर एक्सट्रीम से एंगल β1, लोअर एक्सट्रीम से एंगल β2, और इस पॉइंट P पर निकालना हमको मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई I/R0
और इधर लिखेंगे साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 2, साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 2 ऐसे लिखते थे, याद करिए। तो बस वैल्यू बाकी रह गया रखना, तो 4 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आई बाई आर नॉट की जगह ए बाई 2, और ये देखो साइन पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू एल आई। आई ने आई को काट दिया, वो बढ़िया समझो, ये 2 ऊपर गया, चाहिए 4 से 4 भी काट दो, ये 2 ऊपर गया तो म्यू नॉट 2 बाई पाई ए, इधर देखो 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2, तो ये बचा रूट 2 बराबर एल। तो बताओ म्यू नॉट 2 रूट 2 अपॉन पाई ए इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस। देख लो बेटा, म्यू नॉट 2 रूट 2 अपॉन पाई ए, और यहां पर हमसे हो गया थोड़ा सा मिस्टेक, बताओ क्या। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू एरिया छूट गया, तो इस लूप का जो एरिया होगा तो यहां मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर भी तो आएगा, तो यहां देखो मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर आएगा, एरिया छूट रहा है बेटा, तो यहां मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर भी तो आएगा, तो ए से ए कट जाएगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा म्यू नॉट 2 रूट 2, ए कट गया ए अपॉन पाई, ये आ रहा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ स्क्वायर लूप। देख लीजिए, एरिया बेटा छूट गया था, आप नोट कर लीजिए। नोट करिए, ठीक है। हेडिंग डालेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड भी एक इंडक्टर होता है, हम सोलेनॉइड का भी सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अब सवाल आया, सोलेनॉइड तो हमने इनफाइनाइट लेंथ का पढ़ा था सर, तो क्या इनफाइनाइट लेंथ के पूरे सोलेनॉइड का हम इंडक्टेंस निकालेंगे? नहीं, हम यहां डिस्कशन करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, क्योंकि सोलेनॉइड हमने इनफाइनाइट लेंथ का पढ़ रखा है, तो हम उसके हर यूनिट लेंथ का सेल्फ इंडक्टेंस बता सकते हैं। अगर हम कहते हैं 1 मीटर का सेल्फ इंडक्टेंस 4 हेनरी है, तो बताओ 10 मीटर का सेल्फ इंडक्टेंस आप कहेंगे 40 हेनरी। तो हम यहां पे डिस्कशन करेंगे, हेडिंग डालिए सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड। अब हम बताइए सोलेनॉइड के यूनिट लेंथ का सेल्फ इंडक्टेंस डिस्कस करना चाहते हैं, ध्यान देना भाई। सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के यूनिट लेंथ का सेल्फ इंडक्टेंस तो समझो जरा, ये मान लो एक सोलेनॉइड है, हम इसके यूनिट लेंथ का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं। हमने मान लो इसकी एल लेंथ कंसीडर की है, ध्यान दीजिएगा, हमने इसकी एल लेंथ कंसीडर की। इसमें बताओ हम लोग टर्म डिफाइन करते थे स्मॉल एन, वो होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सोलेनॉइड के बारे में पूरी जानकारी है, मैंने पढ़ाया था। तो ये देखिए एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न कितने होंगे, टोटल टर्न्स कितने होंगे बताओ। यूनिट लेंथ में अगर स्मॉल एन टर्न्स है तो ये लेंथ कितनी है एल, तो बताओ अगर 1 मीटर में स्मॉल एन टर्न है तो एल मीटर में एन एल, तो ये बताओ स्मॉल एन इंटू एल, ये होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स।
अब हम पहले निकालें इसका सेल फ्लक्स, हमारा तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सेल फ्लक्स कंपेयर कर दो एल आई से, यहां से जो एल आएगा वो होगा सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखो मैं कंपेयर करने जा रहा हूं। अच्छा ये जो लूप है सर्कुलर लूप, इसकी रेडियस अगर हम आर मान लें तो बताओ इस लूप का इतना, ये जो एरिया होगा बताओ वो पाई आर स्क्वायर होगा एक लूप का एरिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जरा, अगर हम इसमें करंट आई एज्यूम कर लें, ये हमने एज्यूम किया करंट, इस करंट की वजह से इसके टोटल एन टर्न्स, कैपिटल एन टर्न्स के साथ ऐसे बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो अगर हम बताओ सेल्फ फ्लक्स निकालें तो सेल्फ फ्लक्स बताओ क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया बराबर एल आई। कॉन्सेप्ट देखिए वही है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड, बताओ इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता था, याद करो म्यू नॉट एन आई मैंने पढ़ाया था, जहां पे स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह मैंने रखा म्यू नॉट स्मॉल एन आई इंटू कैपिटल ए, और ये एल आई, आई ने आई को काट दिया, कैपिटल एन को देखो मैं लिख सकता हूं स्मॉल एन इंटू एल, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स इंटू टोटल लेंथ, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू ए, ये आ गया हमारा एल। ध्यान दो, तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू यहां पर निकल के आ रही है म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू टोटल लेंथ। ये बताओ सेल्फ इंडक्टेंस आ गया एल लेंथ का, मैं साफ साफ लिख रहा हूं, ये आया सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एल लेंथ आया बेटा ये। लेकिन हमसे पूछा है यूनिट लेंथ का, क्योंकि हम एल लेंथ का सेल्फ इंडक्टेंस कहें तो ये है, और अगर यूनिट लेंथ का कहें तो सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो एल से डिवाइड कर दिया, ये हुआ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। अच्छा ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर जो है वो रेडियस ऑफ लूप है, जो आर है वो रेडियस ऑफ लूप बोलो, या जो पाइप था जिसके ऊपर हमने एक वायर को लपेट रखा था उसकी रेडियस, रेडियस ऑफ लूप। ठीक है, और ये बताओ हमारा सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो देखो वो हमसे ऑब्जेक्टिव में ये कह सकते हैं कि एक एल लेंथ का सोलेनॉइड है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एल लेंथ सोलेनॉइड म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, जहां पे एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ए एरिया क्रॉस सेक्शन, और स्मॉल एल उसकी लेंथ हो गई। नोट करिए। तो आगे चल के अब हम देखो ऐसे बोल देंगे, मान लो हम ऐसे लिखते हैं ये एक सोलेनॉइड, बताओ ये सोलेनॉइड का एक हिस्सा हमने दिखाया है, तो हम कहेंगे ये इंडक्टर है, मान लो ये 4 हेनरी। तो अब आप हमसे ये सवाल नहीं करेंगे 4 हेनरी कहां से आ गया, हमने आपको सिखा दिया कि यूनिट लेंथ का सेल्फ इंडक्टेंस इतना होता है। मान लो हम कहते हैं ये 1 हेनरी है, तो 4 यूनिट लेंथ का अगर 1 हेनरी तो 4 मीटर का 4 हेनरी, तो ये जो 4 हेनरी लिखा गया ये किसी एल लेंथ का इंडक्टेंस है, क्योंकि हमने पता कर लिया कि सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड जो है वो अपने आप में एक इंडक्टर होता है, और इंडक्टर अगर है तो यूनिट लेंथ का इंडक्टर इतने हेनरी है, यूनिट लेंथ का इंडक्टर इतने हेनरी का है, तो ये एल लेंथ का इंडक्टर इतने हेनरी का है, और वो हमें यहां 4 हेनरी दिया गया है। नोट करिए, फिर हम आगे बढ़े। नोट करो बेटा, रफ कर दिया जाए। आप देखिए,
ध्यान दो बेटा, हम आपसे एक ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल कर लें, मान लीजिए हम कहें सर्किट में एक ब्रांच हम आपको दिखा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है 8 ओम, यहाँ एक बैटरी है 12 वोल्ट, तो ये प्लस है यार, ये माइनस अंडरस्टूड है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, और ये एक इंडक्टर है 2 मिली हेनरी, और ये हमारा कोई पॉइंट है बी पॉइंट, और ये कोई पॉइंट है ए पॉइंट, ठीक। और इसमें जो करंट जा रहा है आई, वो है 4 एम्पियर। ये किसी t बराबर t का फोटो है, और उस समय ये करंट वेरिएबल है। तुमको सर 4 एम्पियर लिखा, वेरिएबल कैसे है? तो ये एक इंस्टेंटेनियस करंट है, लेकिन इस करंट के बदलने का जो रेट है di/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वो बताइए प्लस का 1000 एम्पियर पर सेकेंड है। बताओ t बराबर t पर करंट के बदलने का रेट प्लस का है, इसका मतलब ये हुआ ये जो करंट है ये लगातार बढ़ रही है। मतलब समझो जिस समय ये करंट है वो 4 एम्पियर है, अगले 1 सेकंड में 1000 एम्पियर करंट बढ़ जाएगी। यानी अगर हम इसके अगले 1 सेकंड के बाद देखें तो 1004 एम्पियर करंट देखने को मिलेगी। यानी करंट जिस समय हमने देखा उस समय तो 4 एम्पियर है, लेकिन करंट के बदलने का रेट है 1000 एम्पियर पर सेकंड पॉजिटिव। और अगर di/dt पॉजिटिव, इट मींस करंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। अगर di/dt पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे कि जो करंट है वो इंक्रीजिंग है, करंट इंक्रीजिंग विद टाइम, करंट इंक्रीजिंग विद टाइम। तो मैं तुमसे कहूं फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सवाल देखो हमारा क्या है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। हमें कहा गया ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालिए, ठीक है। चलो भाई, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये, हमें इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। लगा दो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ध्यान से देखिएगा। बताओ ये जो इंडक्टर है, अच्छा तो अगर ये करंट कांस्टेंट जाती तो L di/dt 0, इसका बताओ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस L di/dt हमने सिखाया था आपको, अभी अभी सिखाया, आज ही की क्लास में सिखाया। और मैंने कहा था di/dt को भी तो साइन रख दीजिए। ये देखो E इंड्यूस्ड माइनस L हो गया 2 मिली हेनरी, तो 2 × 10⁻³ और di/dt है देखो प्लस का 10⁻³। तो ये देखो बेटा -2 वोल्ट आ रहा है, और -2 वोल्ट का मतलब है ये वोल्टेज का ड्रॉप करेगा प्लस से माइनस, ऐसी पोलरिटी। और ये 2 वोल्ट ये होगा इसका ई इंड्यूस्ड, यानी ये इंडक्टर एक ऐसी बैटरी बन रहा होगा, ऐसी बैटरी बन रहा होगा। आई थिंक क्लियर। बस अब क्या, ए से बी तक लगा दो किरचॉफ वोल्टेज लो, किरचॉफ वोल्टेज लो। तो देखो ए से शुरू किया, पोटेंशियल ऑफ ए, यहां देखो आगे जा रहा हूं तो बताओ रेजिस्टेंस में जब करंट जाती है तो करंट के दिशा में जिधर करंट जा रहा है उधर ये वोल्टेज का ड्रॉप करता आई आर। तो देखो मैं लिखूंगा माइनस आई आर, तो आई हो गया 4, आर हो गया बताओ 8 ओम। यहां देखो प्लस से माइनस 12 वोल्ट का ड्रॉप। फिर बताओ इधर जो करंट गई 4 एम्पियर, 4 एम्पियर ही तो जा रही है, और ये 2 ओम है तो आई आर, तो माइनस I4 2 ओम, आई आर का ड्रॉप। इधर देखो फिर ड्रॉप हुआ तो -2 वोल्ट, और ये बराबर हम बताओ कहां पे पहुंच गए हैं, बी पॉइंट पर। तो बताओ बेटा यहां से ये हुआ पोटेंशियल ऑफ ए -32 -12 -8 -2 बराबर पोटेंशियल ऑफ बी। तो इसको लाओ पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी बराबर, तो ये 32 44 और 10, क्या बताओ 54 वोल्ट आ रहा है। देख लो 54 वोल्ट आना चाहिए, यानी ए हायर है और बी लोअर है, और ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट से 54 वोल्ट ज्यादा है। लेकिन लो ये पोटेंशियल परमानेंट है कि एक इंस्टेंट के लिए है? आप कहोगे सर एक इंस्टेंट के लिए, जिस समय का ये फोटो है उस समय का आंसर है, क्योंकि ये करंट लगातार बढ़ रही है
अगर ये करंट बदल जाएगी तो इनके बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस भी बदल जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला है ये केवल एट टी इक्वल टू टी का है बेटा, नोट कर लो, नोट कर लो। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर एक सवाल ऐसा हमको दीजिए मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा सवाल वो लोग ऑब्जेक्टिव में पसंद करते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल बढ़िया सवाल है, बिल्कुल पूछ सकते हैं आपसे। अगला सवाल देखिए, आपको करना है आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन देखिए वही हमारा, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। हमको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को कहा गया। ध्यान दो, यहां पर एक रेजिस्टेंस 2 ओम और यहां पर एक बैटरी है 10 वोल्ट और ये एक इंडक्टर है 2 मिली हेनरी है और ये कोई पॉइंट है बी और ये कोई पॉइंट है ए। अच्छा, जिस समय का ये फोटोग्राफ है उस समय जो करंट है वो है 3 एम्पियर, लेकिन इस करंट के बदलने का रेट डी आई बाई डी टी हमारा है -2000 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये करंट बताओ डी आई बाई डी टी अगर नेगेटिव तो करंट लगातार घट रही है, ये करंट डिक्रीजिंग विद टाइम है, ये करंट डिक्रीजिंग विद टाइम कही जाएगी, ये करंट टाइम के साथ घट रही है। तो हमको बताइए ए और बी टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना किस समय, टी बराबर टी का। सबसे पहले एक काम करें, इसको बताते बैटरी कि कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी। ध्यान दो, तो मैंने कहा था सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडक्टर का -L डी आई बाई डी टी। मैंने ये भी कहा था कि डी आई बाई डी टी को हमेशा रखा करिए विद साइन, विद साइन रखिए बेटा, सिखाया था अभी अभी। तो ई इंड्यूस की वैल्यू देखो बेटा, -L कितना 2 मिली हेनरी, तो 2 इंटू 10⁻³ डी आई बाई डी टी है -2000, तो -2 इंटू 10⁻³ माइनस माइनस प्लस 10⁻³ 10⁻+3 खत्म, ये आ गया 4 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट, यानी ये पोटेंशियल का रेज करेगा माइनस से प्लस और ये आएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये होगा 4 वोल्ट, ये होगा 4 वोल्ट। अब आप क्या करो, ए से बी तक लगा दो किरचॉफ वोल्टेज लो, किरचॉफ वोल्टेज लो। तो पोटेंशियल ऑफ ए से चल रहा हूं, देखो इधर करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज का ड्रॉप करता है आई आर, तो आई आर -3i और r हो गया 2, इधर माइनस से प्लस, देखो ये नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव, तो वोल्टेज का रेज होगा +10। आगे बढ़िए, ये बताओ माइनस से प्लस वोल्टेज का रेज करेगा तो +4 वोल्ट। और बताओ हम पहुंच गए बी पॉइंट पर, पोटेंशियल ऑफ ए -6 + 14 बराबर पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ ए +8 इक्वल टू बी बी। अब पोटेंशियल बी हाई है, ए लो है और ये 8 वोल्ट आ रहा है डिफरेंस। इस केस में हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल बी का हाई है, ए का लो है, तो वी माइनस वी ए 8 वोल्ट है, या वी ए माइनस वी बी अगर कहें तो -8 वोल्ट कहेंगे। नोट कर लो बेटा, नोट करिए। हेड डालिए एनर्जी डेंसिटी
इन इंडक्टर, एनर्जी डेंसिटी इन इंडक्टर, हटा दें, एनर्जी डेंसिटी इन इंडक्टर, एनर्जी डेंसिटी इन इंडक्टर। हम इंडक्टर में एनर्जी का डेंसिटी देखना चाहते हैं, ठीक है, समझना अच्छे से। मैं आपसे ऐसे बोलूं, ये एक इंडक्टर है और ये मान लो एल लेंथ का इंडक्टर है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो इसमें ऐसे करंट जाएगा, तो इसमें बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे। तो हमें पता करना है इस इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कहां स्टोर्ड है। तो मैंने आपको बताया था एनर्जी स्टोरेज के लिए, याद करो कैपेसिटर मैंने पढ़ाया था, कैपेसिटर याद करो, मैंने कहा था कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, याद है कुछ, वो आता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैंने कहा था कि एनर्जी हमेशा वहां होगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी एनर्जी की डेंसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में होगा। ऐसे बेटा इंडक्टर में एनर्जी हमेशा वहां स्टोर्ड होगी जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ इंडक्टर की एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे होगा, तो यही बताओ एनर्जी स्टोर्ड होगी। एनर्जी स्टोर्ड के लिए वॉल्यूम चाहिए, कमरा चाहिए, स्पेस चाहिए, तो क्या यहां वॉल्यूम है? यस। इस लूप का एरिया अगर ए है और ये लेंथ एल है, तो जो वॉल्यूम होगा पता है वो कितना होगा? वो ए इंटू एल होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? ए इंटू एल। तो बताओ इस ए इंटू एल वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी? तो इंडक्टर की टोटल एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ एल आई स्क्वायर। आई हो गया उस इंडक्टर में उस समय की करंट, तो जिस समय की करंट है उस समय का एनर्जी स्टोर्ड है हाफ एल आई स्क्वायर। लेकिन ये एनर्जी इंडक्टर में स्टोर्ड कहां है? आप कहोगे ए इंटू एल वॉल्यूम के अंदर स्टोर्ड है। अब अगर ये एनर्जी ए एल वॉल्यूम के अंदर है तो देखो बेटा एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, बढ़िया से देखना। ये टोटल एनर्जी है, इंडक्टर की टोटल एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ध्यान दीजिए एनर्जी डेंसिटी का रिजल्ट, एनर्जी डेंसिटी का रिजल्ट टोटल एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम हो गया ए इंटू एल। बढ़िया से देख लिए, याद करो यार इंडक्टर, इंडक्टर अपने आप में एक सोलेनॉइड होता है, मैंने अभी अभी सिखाया आपको, सिखाया ना। अगर सोलेनॉइड है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बताओ वो होता था म्यू नॉट एन आई, जहां पे स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और याद करो इस सोलेनॉइड का इंडक्टेंस एल लेंथ का म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, अभी अभी निकाला था हमने। इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ एल लेंथ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, अभी अभी पढ़ा है। वैल्यू रखने जा रहा हूं तो देखो एनर्जी डेंसिटी हाफ इंडक्टेंस हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, और ये देखो आई स्क्वायर अपॉन ए एल। ए एल देखो पूरा कट गया, देखना जरा ये रिजल्ट आ रहा है हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई, तो आई की जगह रख दूंगा मैं मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट एन का स्क्वायर। तो देखो बेटा ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया,
तो ये देखो रिजल्ट आ गया हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, बी स्क्वायर अपॉन ये म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कट जाएगा, ये आ गया देखो एनर्जी डेंसिटी। तो जरा गौर से देखिए एनर्जी डेंसिटी इन इंडक्टर का जो एक्सप्रेशन आया ये काफी देखा हुआ लग रहा मुझे। तो हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, आप कह रहे हैं सर ये तो एकदम सेम है, सिमिलर एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो याद रखना भी आसान है, सिमिलर एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा। कैसे? हाफ की जगह हाफ, एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 म्यू नॉट और ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर। जो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वो यहां मैग्नेटिक फील्ड, जो वहां एप्सिलॉन नॉट वो यहां 1/म्यू नॉट। क्यों? क्योंकि याद करो जो वहां 1/4 एप्सिलॉन नॉट था उसकी जगह में यहां म्यू नॉट बाय 4 है। 4 यानी 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह पर म्यू नॉट है। ये बराबर नहीं लिख रहा हूं, 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह पर म्यू नॉट है। तो देखो भाई, तो बताओ 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की जगह है, तो म्यू नॉट की जगह है, या बताओ 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जगह है 1/म्यू नॉट। तो देखो हाफ 1/म्यू नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, तो हाफ वी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये हमारा एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर का रिजल्ट निकल के आता है। नोट कर लो बेटा आराम से। नोट करिए। और हेडिंग डालेंगे करंट ग्रोथ इन एलआर सर्किट, करंट ग्रोथ इन एलआर सर्किट। और ये बातचीत हम लोग अगली क्लास में करेंगे बेटा, आप इसे आराम से नोट कर लीजिए।